नमस्कार दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर हाई कोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी के अंदर आपने सिलेबस देखा है। सिलेबस बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस सिलेबस के अंदर आज हम एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियाँ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि विषय निर्माण की विधियाँ क्या होती है। देखिए, ये टॉपिक मेरे भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। और एक इस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, इस टॉपिक से एक दो सवाल हमेशा हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और जो विद्यार्थी पहली बार इसको क्लास को देख रहे हैं तो उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है वो अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और अगर आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और यहाँ पर जाकर एक बार आप फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में पहला फेज में रिटन एग्जाम होगा जिसमें 50 MCQ होंगे और आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। आज के जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आपके जो ये टॉपिक है जिसमें से 6 यूनिट दी गई है। कितने यूनिट दिए गए दोस्तों? 6 यूनिट। तो आपके सिलेबस में मात्र 6 यूनिट है और 6 यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो आपके टॉपिक के अनुसार आज हम बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विषय निर्माण की विधियाँ क्या है। देखिए, विषय निर्माण की विधियाँ का जो है प्रतिपादन जो है डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था। और डॉक्टर SR रंगनाथन, जिसे भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो विषय निर्माण की विधियाँ क्यों बनाई गई है? क्योंकि आपको पता है कि समय समय पर नए नए विषय का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और उन विषयों को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए जो है अलग अलग मेथड यानी विधियों का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अच्छी तरीके से समझते हैं कि विषय निर्माण विधियाँ क्या है। तो हम बात करें मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियाँ। देखिए, विषय का निर्माण निरंतर है। देखिए, आपको हमेशा पता है ना, समय समय के हिसाब से जो है विषय का जो निर्माण है वो धीरे धीरे हो रहा है, निरंतर हो रहा है। ठीक है ना। हर दिन जो है नए नए विषय का निर्माण हो रहा है। नए नए जो है क्या कह सकते हैं, विषय पर खोज हो रही है। और नए नए जो है विषय के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, उनके ऊपर जो है खोज हो रही है और धीरे धीरे सब्जेक्ट का निर्माण हो रहा है। तो विषय का निर्माण निरंतर है तथा इनका निर्माण विभिन्न विषय निर्माण विधियों के द्वारा सरल, यौगिक अथवा जटिल विषय का निर्माण होता है। जब विषय का निर्माण किया जाता है तो 3 प्रकार के विषय का निर्माण होता है। 3 प्रकार में कौन कौन सा है? पहला है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो जब भी विषय का निर्माण होगा तो विषय का निर्माण से पहले पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट के प्रकार आपको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। ये कई बार सवाल पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। अंतर विषय शोध के परिणाम स्वरूप ही नवीन विषय की रचना होती है। क्योंकि आजकल पता है कि बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं। अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। पहले सब्जेक्ट पर रिसर्च होता था। जैसे लाइब्रेरी साइंस की बात करूं तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर अगर हम केवल क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ लोग केवल कोलन क्लासिफिकेशन पर ही रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग DDC पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग ISBD पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग कैटलॉगिंग पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग केवल CCC पर रिसर्च कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक पर वो रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च करने से नए विषय की रचना होती है। डॉक्टर रंगनाथन ने गहन अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा 1950 में अपने एक आलेख में 4 प्रकार के विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया है। ठीक है ना। 4 प्रकार के विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया है जिनका उल्लेख उनकी पुस्तक प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में मिलता है। और ये 4 विधियां निम्नलिखित है। तो पहला सवाल आपके सामने ये आएगा
कि मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय निर्माण की विधियां ये किसके द्वारा विकसित की गई, तो ये विकसित की गई है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। तो सबसे पहले कौन से ईयर में विकास हुआ था? 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने शुरुआत में 4 प्रकार की विषय निर्माण विधि का जो है विकास किया था। वो 4 विधि जो है कौन सी किताब के अंदर जिक्र है? वो किताब है आपके प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विषय निर्माण की जो विधियां हैं अपनी कौन सी किताब में इन विधियों का उल्लेख है? तो कौन सी किताब है? वो किताब है प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक किताब में उन्होंने जो है विषय निर्माण विधियों का उल्लेख किया है। तो शुरुआत में जो है 4 विधियां, और 4 विधियों का निर्माण कब हुआ था? 1950 में 4 विधियों का निर्माण किया गया था। अब 4 विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है लूज असेंबल जिसे हम कहते हैं शिथिल संग्रहण, दूसरा है लेमिनेशन जिसे हम कहते हैं पटलीकरण, तीसरा है डिजेक्शन जिसे हम कहते हैं विच्छेदन, और चौथा है डेन्यूडेशन जिसे हम कहते हैं अनाच्छादन। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी हम एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं कुछ चीज़ों की ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक में आपको यह ध्यान रखना है L2D2। तो L2D2 यानी ये 4 विधियां जो है वो आपके 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा निर्माण की गई थी। L2 का मतलब 2 L आएंगे। पहले L का मतलब लूज असेंबल, दूसरा L का मतलब लेमिनेशन। L2 मतलब 2 बार L फॉर लेमिनेशन और L फॉर लूज असेंबल। दूसरा है D2 का मतलब होता है डिजेक्शन और डेन्यूडेशन। पहले D का मतलब होता है डिजेक्शन और दूसरे D का मतलब क्या होता है? डेन्यूडेशन। क्या होता है दोस्तों? डेन्यूडेशन होता है। ठीक है, तो 1950 में 4 विधियों का निर्माण हुए हैं। 4 विधियों का नाम आपके सामने है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, जो ये बहुत ही फेमस किताब है, फेमस बुक। ये कई बार पूछा जाता है कि प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नाम की जो ये किताब है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। और इसी किताब के अंदर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विषय निर्माण विधियों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो इस किताब का जो है फर्स्ट एडिशन, यानी इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1937 में। इस किताब को प्रकाश कई बार पूछा जाता है कि प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब पर कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1937 में। इसका जो सेकेंड एडिशन आया था 20 साल बाद। तो 20 साल बाद मतलब होता है 1957 में। 1957 में इसका जो सेकेंड एडिशन आया था 20 साल बाद। फिर थर्ड एडिशन इस किताब का आया था 10 साल बाद, यानी 1967 में। तो इस किताब को 3 एडिशन में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने 1960 में 2 अन्य विधियों का प्रतिपादन किया था। 1960 में 2 अन्य विधियां जो है बनाई हैं, और 2 अन्य विधियां कौन सी हैं वो है आपको बताना। तो देखो 1950 में 4 विधियां उन्होंने बताई हैं, और 1960 में 2 और अन्य विधियों का प्रतिपादन किया। 2 अन्य विधि कौन सी है? एक तो है आसवन जिसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन, और दूसरा है विलेन का मतलब होता है फ्यूजन। तो दूसरी विधि कौन सी है दोस्तों? फ्यूजन है। तो 1950 में 4 विधियां बनाई, और 1960 में 2 और विधियां बनाई थी, आसवन और विलेन। फिर 1973 में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी DRTC बेंगलोर में कार्यरत A. नील मैगन ने इन विषय निर्माण विधियों में संशोधन किया था। ठीक है ना, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 6 विधियों का निर्माण किया था, 1950 में 4 और 1960 में 2। तो 6 विधियां बनाने के बाद जो DRTC के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है A. नील मैगन। तो A. नील मैगन ने इन विषय निर्माण विधियों का वापस पुनः संशोधन किया और इन्हें समय अनुकूल अद्यतन बनाया तथा इन्हें वैज्ञानिक आधार पर परिवर्तित कर इनका पुनर्गठन किया था समय के हिसाब से, और इन्होंने साइंटिफिक बेस के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर इनको वापस संशोधन करके उन्हें पुनः बनाया गया। वर्तमान में विषय निर्माण की विधियां 12 विधियां मानी जाती हैं। तो वर्तमान में टोटल विषय निर्माण की विधियां कितनी है दोस्तों? 12। कितनी है दोस्तों? 12। हमें 12 विधियों को एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक एक विधि को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक विधि को हमें समझना पड़ेगा। तो इन्होंने 12 विधियों का निर्माण किया था। कितने विधियों का दोस्तों? 12 विषय निर्माण विधियों का निर्माण किया था। तो ये 12 विधि है। पहला विधि का नाम है फिजन जिसको हिंदी में कहते हैं विखंडन, दूसरा है डिजेक्शन विच्छेदन,
और तीसरा है डेनोटेशन। तो शुरुआत की जो 3 विधियां हैं, इन 3 विधियों से किस विषय का निर्माण होता है? बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं चौथा है लेमिनेशन। लेमिनेशन पार्ट 1 और लेमिनेशन पार्ट 2, ठीक है ना। लेमिनेशन से कौन से विषय का निर्माण होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। फिर है लूज असेंबल 1, लूज असेंबल 2, लूज असेंबल 3। इनसे किस सब्जेक्ट का निर्माण होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं फ्यूजन, डिस्टिलेशन, एग्लोमरेशन और क्लस्टर। इनसे भी बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो हमें अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ध्यान रखना है कि 12 विषय का निर्माण, 12 विषय विषय निर्माण की 12 विधियां हैं। हमें इन 12 विधियों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम एक एक विषय निर्माण की विधि पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिन। फिजिन का मतलब होता है विखंडन। क्या होता है दोस्तों? फिजिन का मतलब होता है विखंडन। क्या होता है दोस्तों? विखंडन होता है। अब देखिए विखंडन का मतलब क्या होता है? जब एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भाग आपस में डिवाइड हो जाते हैं। जब एक विषय के अंदर से भी छोटे छोटे जो टॉपिक निकलकर भविष्य में वापस नए विषय बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया में पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत का प्राथमिक एवं गौण मुख्य विषय में विभाजन होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम विषय जगत पढ़ते हैं तो विषय जगत के अंदर आपने देखा होगा, जब एक कोई प्राथमिक विषय होता है, जब उसके अंदर हम और ज्यादा घुसते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विषय का निर्माण होता है। विखंडन का तात्पर्य है खंडों में विभाजन, अर्थात विषय की विभिन्न अंशों में विभाजन। एक किसी विषय को अलग अलग अंश में डिवाइड करना, अलग अलग भाग में विभाजन करना, यह क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। अब रंगनाथन ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि जब कोई एकल यानी आइसोलेट अथवा मूलभूत विषय जब वह उप विभागों में विखंडित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। कि जब कोई आइसोलेट का मतलब होता है एकल, अथवा मूलभूत विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट, जब कभी वो आगे से आगे विभाजित हो जाता है, उनके अलग अलग जो है सब डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। मुख्य विषय, जैसे मुख्य विषय है आपका दर्शन शास्त्र। क्या है दोस्तों? दर्शन शास्त्र, जिसे हम कहते हैं फिलोसॉफी। क्या कहते हैं? फिलोसॉफी। तो मुख्य विषय दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी है। अब जैसे ये दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र को अगर आप थोड़े इनको अलग अलग अंश में बांटोगे तो दर्शन शास्त्र के अंदर क्या निकलेगा? तर्क शास्त्र निकलेगा, जिसे हम कहते हैं लॉजिक। फिर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र एंड सौंदर्य शास्त्र, ये इसके अंदर जो है छोटे छोटे अंश निकलते हैं। तो अगर कई बार पूछा जाता है ना ये इथिक्स, तो इथिक्स किसका पार्ट है? ये फिलोसॉफी का पार्ट है। तो मेन सब्जेक्ट तो क्या हो गया? फिलोसॉफी हो गया। फिलोसॉफी का मतलब दर्शन शास्त्र। अगर आप दर्शन शास्त्र को अलग अलग अंशों में बांटते हैं या इस दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, तो दर्शन शास्त्र के अंदर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में हो सकता है। देखिए विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक विषय 2 या 2 से अधिक विषय में विभाजित होकर नवीन विषय को जन्म देता। क्या देता है? नवीन विषय को जन्म देता है। तो आपको पता है कि दोस्तों कि विखंडन जो प्रक्रिया द्वारा एक विषय 2 या 2 से अधिक विषय को विभाजित होता है। जब कोई एक छोटा विषय जो एक विषय होता है, जब उसको डिवाइड करता है तो वो भविष्य में आगे एक नया विषय बन जाता है। जैसे हमने ये हमने दर्शन शास्त्र को डिवाइड किया, तो ये तर्क शास्त्र है, ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा अलग सब्जेक्ट बन गया, ये अलग, नीति शास्त्र अलग सब्जेक्ट बन गया और सौंदर्य शास्त्र अलग सब्जेक्ट बन गया। तो कहने का मतलब एक विषय को जब अलग अलग जो है भागों में बांटा जाता है तो इन फ्यूचर जो है वो एक नया विषय बन जाता है, एक नए विषय का जन्म देता है। एक मूल विषय विखंडन द्वारा प्राप्त होता है, जो ये बेसिक सब्जेक्ट होता है। एक बेसिक सब्जेक्ट किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है आपके फिजन से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ये जो है फिजन से प्राप्त होता है। एक बेसिक सब्जेक्ट जो है वो हमेशा फिजन का मतलब होता है विखंडन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? विखंडन से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं विभाजन द्वारा सम विभाग या उप विभाग प्राप्त होते हैं। जब आपको पता है कि जब हम किसी सब्जेक्ट का विभाजन करते हैं तो इसके सम विभाग कह सकते हैं या सब डिवीजन कह सकते हैं, जिसके आधार पर विखंडन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। अब ध्यान रखना, किसी विषय को अगर हम बांटते हैं
तो बांटने का अलग अलग प्रोसेस होता है, इसमें भी दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला होता है आपका विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब होता है डिजेक्शन, विच्छेदन का मतलब क्या होता है, डिजेक्शन होता है। दूसरा होता है अनाच्छादन, अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, डेन्यूडेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, डेन्यूडेशन। पहला हो गया विच्छेदन, विच्छेदन भी हम एक विषय को अलग अलग भागों में बांटेंगे, और अनाच्छादन यानी डेन्यूडेशन, इसको भी हम एक विषय को अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो ध्यान रखना है, जब ये किसी सब्जेक्ट को आगे से आगे हम बांटते हैं, तो बांटने के लिए ध्यान रखना है दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है डिजेक्शन और दूसरा प्रोसेस होता है डेन्यूडेशन। ठीक है, तो पहला जो हो गया वो आपका डिजेक्शन हो गया, जिसे हम कहते हैं विच्छेदन। जब किसी मुख्य मूलभूत विषय एकल को समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना। अब पहला हम पढ़ रहे हैं डिजेक्शन, डिजेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। डिजेक्शन का मतलब होता है हिंदी में विच्छेदन। जब किसी मेन सब्जेक्ट को उसी श्रेणी में हम आगे से आगे बांटते हैं, वो हमेशा क्या होता है, डिजेक्शन होता है। जैसे मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, अब बायोलॉजी से क्या निकला है, बॉटनी, और बायोलॉजी से क्या निकला है, जूलॉजी। तो आपको पता है कि जो जूलॉजी जो सब्जेक्ट होता है ये बायोलॉजी का ही भाग है, जैसे बॉटनी सब्जेक्ट है बायोलॉजी का भाग है। लेकिन आज वर्तमान में पहले सब्जेक्ट क्या बना था, बायोलॉजी बना था, फिर बायोलॉजी को अलग कर दिया, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी एक नए विषय का निर्माण हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी मूलभूत विषय को हम उसी समकक्ष श्रेणी में बांटते हैं, तो बायोलॉजी का संबंध बॉटनी जूलॉजी, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिजेक्शन हो गया। जैसे फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी के अंदर लॉजिक, मेटाफिजिक्स और इथिक्स, तो ये ध्यान रखना, फिलोसॉफी को भी उसी की श्रेणी में बांटना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये डिजेक्शन कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विच्छेदन कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन, कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाच्छादन। देखिए, जब किसी मूलभूत विषय या एकल को परत दर परत विभक्त किया जाता है, सबसे बड़ी बात क्या, जब हम किसी मेन सब्जेक्ट को या फिर उसके एकल को परत दर परत विभक्त किया जाता है, तथा इसमें विषय का विस्तार क्रम और गहनता क्रमशः वृद्धि की जाती है। जब हम आगे से आगे बढ़ते हैं, और आगे से आगे बढ़ते में हमेशा ध्यान रखना है, विषय का विस्तार जो है वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है, और गहनता जो है, गहनता में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सबसे बड़ा क्या हो गया विषय, सबसे बड़ा हो गया वर्ल्ड यानी विश्व को किसमें बांटा है, महाद्वीप के अंदर बांटा है, तो महाद्वीप क्या हो गया, एशिया को किसमें बांटा है, देश के अंदर बैठा भारत, तो भारत को किसमें बांटा है, राज्य में, तो राजस्थान, राज्य को किसमें बांटा है, जिले में, तो जोधपुर, और जोधपुर को किसमें बांटा है दोस्तों, जो है छोटे शहर में, तो क्या हो गया, पिपाड़ शहर। तो कहने का मतलब है कि जब किसी विषय को हम परत दर परत आगे से आगे बांटते हैं, जिसके अंदर विस्तार तो क्या होता है, कम होता जा रहा है। जैसे देखो, जो जो हम बांटते जा रहे हैं, विस्तार क्या होता है, कम हो रहा है, लेकिन गहनता में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि होती है। तो ये एग्जाम्पल जो है आपका क्या होता है, ये आपका डेन्यूडेशन यानी अनाच्छादन का है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे लाइब्रेरी है, ठीक है, तो लाइब्रेरी को हम किस में बांटेंगे, अकेडमिक लाइब्रेरी। फिर लाइब्रेरी, देखो लाइब्रेरी भी अलग अलग प्रकार है, अकेडमिक होती है, पब्लिक होती है और स्पेशल होती है। लेकिन लाइब्रेरी को जब हमने अकेडमिक लाइब्रेरी में बांटा, तो अकेडमिक लाइब्रेरी हमने बांटा स्कूल लाइब्रेरी में, और स्कूल लाइब्रेरी के अंदर हम बांटेंगे प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी, क्योंकि स्कूल भी प्राइमरी जो स्कूल होती है, सेकेंडरी स्कूल होती है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है। जब किसी विषय को परत दर परत बांटा जाता है, जिसके अंदर गहनता कम होती है, विस्तार कम होता है, जैसे जैसे बांटते हैं उसका विस्तार कम होता है, लेकिन और गहनता की जो इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, वृद्धि की जाती है, तो समझ लीजिए वो कौन सा है, वो आपका होगा डेन्यूडेशन होता है। कौन सा होता है दोस्तों, डेन्यूडेशन होता है। ठीक है, तो अभी हमने 3 जो है विषय निर्माण की विधि पढ़ी है। पहला पढ़ा हमने फिजिन, दूसरा पढ़ा हमने डिजेक्शन, और तीसरा हमने पढ़ा डेन्यूडेशन। तो हमने 3 विषय निर्माण की विधियां पढ़ी हैं। तो आज जो हमने पढ़ी है, अगले जो वीडियो के अंदर जो बाकी के जो क्या कह सकते हैं विषय निर्माण की विधियां, अगले वीडियो के अंदर हम सारी विधियां जो हम पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है जो अभी तक हमने पढ़ा कि 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा शुरुआत में, आप सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, शुरुआत में कितने विषय निर्माण विधियां बनी हैं दोस्तों। तो शुरुआत में कितने विषय निर्माण की विधियां हैं, तो शुरुआत में है 4। कितने दोस्तों,
4 विषय निर्माण की विधियां बनाई गई हैं। दूसरा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किस वर्ष इस अवधारणा में सुधार कर विधियों की संख्या 6 कर दी है? तो आपको पता है 1950, तो आपको पता है 1950 में तो 4 और 1960 में कितने हो गए 2, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 6। तो ध्यान रखना है 1960 में तो टोटल जो है 6 विषय निर्माण विधियों का विकास हो गया था। फिर हम बात करते हैं कि 1973 में 1973 में किसने विषय निर्माण की विधियों को और आगे बढ़ाया? ठीक है ना, 1973 में जो है विषय निर्माण विधियों को आगे बढ़ाया 6, तो डॉक्टर रंगनाथन ने फिर टोटल 12 कर दी। ठीक है, और जिसके बाद वर्तमान में कुल 11 से 12 विधियां मानी जाती है, वो कौन सा व्यक्ति है दोस्तों? ई नेल मैगन। तो ई नेल मैगन ने वैज्ञानिक आधार पर मानते हुए इन किताबों को इन विषय निर्माण विधियों का संशोधन किया और उन्हें पुनः निर्माण किया गया था। फिर अगला है विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन किया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटना क्या कहलाता है? किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटना उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कहते हैं डिजेक्शन। जैसे बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी, तो बायोलॉजी का समकक्ष विषय क्या हो गया? बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। जैसे फिलोसॉफी को इथिक्स हो गया। तो किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटना वो हमेशा डिजेक्शन होता है। ठीक है, और डेन्यूडेशन में परत दर परत बांटना। ठीक है, आगे उसके बाद हम बात करते हैं जटिल विषय का निर्माण किससे होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का जो निर्माण है कौन से विषय से होता है? तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का जो निर्माण है वो आपके लूज असेंबल विधि से होता है। किससे होता है दोस्तों? लूज असेंबल विधि से होता है। और लेमिनेशन जो है, लेमिनेशन जो ये विषय निर्माण विधि है, इसका निर्माण किस विषय से होता है? इसके निर्माण से कौन सा सब्जेक्ट बनता है? इसके निर्माण से बनता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कौन सा बनता है दोस्तों? कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ जो है, तो उसका कंटेंट हमने दे रखा है और आपके लिए स्पेशल ये जो हमने फोल्डर बना दिया है, यहाँ पर आकर जो है आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमने स्पेशल बैच 3rd ग्रेड जो है छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन का शुरू कर दिया है, जहाँ पर आप स्कूल लाइब्रेरियन और जो है हाईकोर्ट की भी तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए जो ये स्पेशल ऑफर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों? स्पेशल ऑफर आ रहा है। तो हमने पहले फीस रखी थी 6,000, अब मात्र 2,999 में आपको जो है ये वैकेंसी जो है ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा दोस्तों। देखिए हमारा एक टैगलाइन है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा करें, रिवीजन करें, टेस्ट दें। हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको हर एक टॉपिक का वीडियो के नीचे PDF और PDF के नीचे क्या दिया दोस्तों? टेस्ट दिया होगा। तो पहले आप PDF से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए। क्या दीजिए दोस्तों? टेस्ट जरूर लगाइए दोस्तों। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल ही में RPSC से हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और अगला नंबर आपका लगने वाला है, इसलिए आप अपने तैयारी शुरू कीजिए। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की किताबें चाहिए तो घर बैठे आप किताबें मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, किताबों को ऑर्डर करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है osi4library.com, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर जो है आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।